नमस्कार। और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी सिविक्स कक्षा 8 के चैप्टर 6 को, जिसका नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। और इस चैप्टर पे आज हमारा सेकंड वीडियो है। तो देखिए, हमने अपने फर्स्ट पार्ट में जाना फौजदारी कानून और दीवानी कानून के बारे में, और हमने एफआईआर के बारे में भी जाना कि किस तरह से शांति पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है। और मैंने आपसे पूछा था कि आप बताएं कि चोरी और एफआईआर है वो किस कानून के तहत आता है। तो इसका जो जवाब है वो है फौजदारी कानून के तहत आता है। एक बार हमें फिर से रिपीट कर दूं कि जो चोरी है, दहेज है, हत्या, एफआईआर और अदालत में जो केस दर्ज होते हैं, व्यक्ति को दोषी होने के बाद जो जेल होती है, जुर्माना होता है, ये सभी जो है फौजदारी कानून में आते हैं। फिर हमने जाना कि दीवानी कानून में जो है उसमें व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना जो है वो इसमें शामिल है। साथ ही ज़मीन की खरीद बिक्री या फिर चीज़ों की खरीद बिक्री, किराया, तलाक, ये सभी दीवानी कानून में आते हैं। अदालत से जो राहत की व्यवस्था है, मकान मालिक या किराएदार पर जो मुकदमा दायर करने का जो है वो सभी दीवानी कानून के तहत आते हैं। फिर हमने यह जाना कि अनुच्छेद जो 21 है उसमें यह कहा गया कि जीवन के अधिकार में जो भोजन है, मिड डे मील है, वो अनुच्छेद 21 में आता है। तो इतने हमने अपने पिछले फर्स्ट पार्ट में जाना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के मुख्य बिंदु पर पहुंचते हैं। तो आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। देखिए, हम अपने पिछले वीडियो में शांति की कहानी के बारे में हमने जाना कि किस तरह से उस पर उनके मालिकों के द्वारा चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, एफआईआर होती है और वह जेल भी जाती है। तो इस तरह से उसी घटना को याद करके पूछा जा रहा है कि इसमें पुलिस की क्या भूमिका होती है, अपराध को जांच करने में पुलिस की भूमिका क्या होती है। तो देखिए, पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना, और जांच के लिए गवाहों के बयान को दर्ज किए जाते हैं, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, और साथ ही ये जो जांच है इसके आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है, तो पुलिस उसे अदालत में आरोप पत्र या जिसे हम चार्ज शीट कहते हैं दाखिल कर देती है। तो जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही हमने पढ़ा, पिछले पार्ट में पढ़ा कि यह तय कर देना कि पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है। तो यह पुलिस निर्धारित नहीं करता है, यह न्यायाधीश को न्यायाधीश को तय करना होता है कि कौन बेगुनाह है और किसने जुर्म किया है। देखिए, दूसरी इकाई में हमने जाना कानून के शासन के बारे में हमने पढ़ा था, और इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है। तो लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं, और ये जो दिशा निर्देश है उन्हीं के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकती है। अब चलिए आज हम इस चैप्टर में अध्याय 6 में अनुच्छेद 22 को जानेंगे। हमने अध्याय 5 में अपने अनुच्छेद 21 को जाना था, मिड डे मील के बारे में जाना था, भोजन के बारे में जाना था, और आज का जो चैप्टर 6 है उसके अनुसार हम अनुच्छेद 22 को जानेंगे। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर बता भी रहा है कि फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं
ये जो एफआईआर है वो फौजदारी कानून के तहत आता है। चोरी जो है वो फौजदारी के तहत आता है। क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहले आता है कि गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। दूसरा है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार होता है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार का या फिर यातना से बचने का अधिकार होता है। चौथा है कि पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट है कि 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, बालक है या किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। तो ये कुछ मौलिक अधिकार है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की हुई है। इन नियमों को डी.के. बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। डी.के. बसु दिशा निर्देश, और इसमें से कुछ दिशा निर्देश जो है यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले आता है कि गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की जो पोशाक होती है, उन पर पहचान, नाम पट्टी, पद स्पष्ट और सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। नेक्स्ट है कि गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी जो है वो संबंधी पूरी जानकारी या कागज़ तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय और तारीख उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए और गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है ना। वह जो गवाह है वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। जो अरेस्ट मेमो होता है, आप समझ सकते हैं, जो स्लिप होता है, जो कागज़ होता है, उस पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। नेक्स्ट है कि गिरफ्तार किए गए और हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त, शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है कि जब गिरफ्तार व्यक्ति या दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। देखिए, यहाँ पर आपको बता रहा है कि हम अपने उस कहानी पर वापस पहुँचते हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में जाना था, शीला की चोरी के बारे में। यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, उसे आप ज़रूर सोचें, जो बाकी रह गए हैं, अधूरे रह गए हैं। तो पहला जो सवाल है कि आपको उनके जवाब भी सोचना है, खोजना है कि जब चोरी के इल्ज़ाम में शांति को गिरफ्तार किया गया, उसी दौरान जो इंस्पेक्टर है राव, तो उसने उसके भाई सुशील को 2 दिन तक पुलिस की हिरासत में रखा। तो क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन सही थी? और यहाँ पर पूछ रहा है कि जो है डी.के. बसु दिशा निर्देश, जो हमने उसके कुछ पार्ट को अभी जाना, उसका उल्लंघन हुआ है? तो यहाँ पर सवाल है, आप ज़रूर इसके जवाब ढूंढें। दूसरा सवाल है कि क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे थे और ज़रूरी सबूत जो थे वो इकट्ठा किए थे? इंस्पेक्टर राव ने पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था? तो देखिए, ये 2 सवाल है, आप ज़रूर इनके बारे में सोचें, समझें, है ना। देखिए, थोड़ी अलग स्थिति के मामले में देखते हैं। मान लीजिए शांति और उसका जो भाई है सुशील थाने में जाकर अगर यही कर सकते हैं, उल्टे शिकायत करते हैं कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपये चुराए हैं,
तो आपको लगता है कि थाने का जो प्रभारी है, जो अधिकारी है, वो फ़ौरन उनकी एफआईआर दर्ज कर ले? ऐसे कारक आप सोचिए, खोजिए, लिखिए। अ, लिखिए जो कि पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। अब चलिए हम कुछ एफआईआर के बारे में जान लेते हैं, ये होता क्या है। तो इसे हम प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी कहते हैं। ठीक है। तो पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाना का जो प्रभारी होते हैं, उस अधिकारी को फ़ौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को ये जो सूचना है, मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। मतलब कह सकते हैं कि जो सूचना है अपराध के बारे में, मौखिक या लिखित मिलने पर जो पुलिस है, पुलिस अधिकारी प्रभारी होते हैं थाना के, उन्हें एफआईआर लिखना होता है। एफआईआर में आमतौर पर वारदात की तारीख होती है, समय, स्थान उल्लेख किया जाता है, लिखा जाता है। इसमें वारदात के मूल तथ्य, मतलब मैटर क्या है, क्या है, चोरी है, इन सभी के बारे में घटनाओं का विवरण लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम भी लिखा जाता है, गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। एफआईआर में शिकायत दर्ज करने वाले का नाम और पता लिखा होता है। और ये जो एफआईआर है, इसके लिए पुलिस के पास एक ख़ास फॉर्म होता है और उसी पर शिकायत करने वाले के दस्तखत भी कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की एक नकल, डुप्लिकेट, छाया प्रति मुफ्त पाने का कानूनन अधिकार होता है। तो हमने एफआईआर के बारे में जाना कि क्या होता है, उसमें क्या क्या लिखना रहता है, कौन लिख सकता है, उसमें क्या लिख सकता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो सरकारी वकील होते हैं, हमने अभी पढ़ा, जिन्होंने शांति का केस लिया, तो ये जो सरकारी वकील होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, और इससे हम अपने नेक्स्ट पार्ट, थर्ड वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।